नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका वीकली करंट अफेयर क्लास में, जिसमें हम सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। आज की इस क्लास में हम 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर की जितनी भी जो करंट अफेयर है, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इससे पहले एक क्लास हमने और ले ली है करंट अफेयर की, जिसमें हमने 17 से लेकर 24 दिसंबर की जितनी भी जो खबरें थी उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया था। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हो, और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन आरएस, वहां पर हमने अपलोड कर दी है। तो वहां से आप मतलब जो पीडीएफ है उसके जरिए भी देखकर चीजों को रिवाइज कर सकते हो। साथ ही में देखो, ये जो वीडियो है उसमें कुछ कमेंट आए थे, जिसमें एक मनीषा शर्मा है, मनीषा शर्मा 3402, इन्होंने कमेंट किया था क्योंकि हमने पिछली क्लास में चंद्रयान के बारे में हमने पढ़ा था। तो वहां पर इन्होंने चंद्रयान के बारे में देखो सारी डिटेल लिख दी है कि चंद्रयान 1 है उसका लॉन्च व्हीकल क्या था, चंद्रयान 2 का लॉन्च व्हीकल कौन सा था, चंद्रयान 3 का, सारी डिटेल लिख दी है। साथ ही देखो एक कमेंट और आया हुआ है रोहित भाटी का, वो लिख रहे हैं कि डिमोटिवेट हो रहा हूं सर, पूरा साल निकल गया है, 2024 में नौकरी लगना है, मोटिवेट करो सर। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको। ये देखो, यहां लिख रहे हैं कि सर डिमोटिवेट हो रहा हूं, पूरा साल निकल गया है, नौकरी लगना है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जहां तक मेरे को लगता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको कभी भी मोटिवेट नहीं कर सकता है। आपको क्या होगा, आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी, आपको ये लगता है कि कोई भी आदमी आएगा आपको मोटिवेट कर देगा, आप मोटिवेट रहोगे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपको सफल होना है तो आपको सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा। अब देखो, मान लो मैं आपको कुछ चीजें कहूं या आपने कहीं आप वीडियो देखो किसी तरह से, आप मोटिवेशनल स्पीकर से सुनो, तो वो कितनी देर तक आपको मोटिवेट कर सकते हैं? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, या मान लो कि आपने एक दिन मोटिवेट रह गए, 2 दिन रह गए, आपको लगता है कि 2 दिन के मोटिवेशन से आप सफल हो सकते हो, आप कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हो? इम्पॉसिबल है। आप कभी भी कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो 2 दिन के मोटिवेशन से। इसलिए आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। आप अपने आप को मोटिवेट करते रहो। और साथ ही मैं आपको बताऊं, अभी तो आप देख ही रहे हो बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है, वो खुद झगड़ा कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, कोई अपनी वाइफ को पीट रहा है। आपको लगता है उन लोगों से आप मोटिवेट हो सकते हो? कभी नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति खुद ही मोटिवेट होना पड़ेगा। आपको सेल्फ मोटिवेट यदि आप रहते हो तभी आपके एग्जाम क्रैक होगा। साथ ही आपकी जीवन की भी बात करें तो आप लाइफ में भी तभी सफल हो सकते हो जब आप सेल्फ मोटिवेट रहोगे। और अपने जैसे जो लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनको तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास तो हजारों चीजें हैं मोटिवेट होने के लिए। आप मान लो कि मैं बात करूं, आप घर से बहुत दूर रहते होंगे, लगभग हर स्टूडेंट्स ऐसा है कि जो घर से दूर रह के ही पढ़ाई कर रहा है। कोई जयपुर रह रहा है, कोई जोधपुर, या मैं बात करूं कोई अजमेर में रह के पढ़ रहा है, तो घर से दूर रह रहे हैं। घर वाले भी आपके लिए सारी सुविधाएं कर रहे हैं। क्या आपके पापा ने कभी ये बोला कि मुझे मोटिवेशन चाहिए तब मैं आपको महीने के 6,000 रुपए भेजूंगा? क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेट है, उन्हें उनको पता है कि वो करना ही है और वो अपने आपके लिए कर रहे हैं। तो हम जैसे जो लोअर मिडिल क्लास है, जिनके पापा मजदूर है, किसान है, उन वर्ग के लिए तो मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। उनके लिए तो दुनिया भर की चीजें हैं। हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम मोटिवेट हो सकते हैं। और एक बार ऐसा नहीं है कि आपको कोई, आप वीडियो देखोगे आप मोटिवेट हो गए, आपको अच्छा फील होने लग गया। आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है, हमेशा मोटिवेशन आपको जरूरी है, तभी आप तैयारी अच्छे से कर पाओगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं इनको, रोहित भाटी जी को, कि आप 2024 में आप पक्का जॉब ले लोगे। आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है, कभी भी इस चीज का इंतजार नहीं करना है कि वो आदमी आएगा और मुझे मोटिवेट करके जाएगा। कोई नहीं कर सकता, आपको खुद को मोटिवेट रहना पड़ेगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। यहां देखो, पहला क्वेश्चन आ गया है, हमें तैयारी पे फोकस करना है, मोटिवेट भी रहना है, चीजों को अच्छे से करते हुए चलना है। अब देखो, पूरा साल निकल गया है, चीजें बहुत सारी आपने सीखी है, आपकी जॉब नहीं लगी होगी। हर स्टूडेंट सोचता है कि पूरा साल निकल गया, मेरी जॉब नहीं लगी। आपने सीखा तो है ही है ना, ऐसा तो है ही नहीं कि आपने 2023 में आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, बहुत सारी चीजें पढ़ी है। लेकिन इसका हमें सटीक यूज कब करना है, ये करना है हमें 2024 में। आपको दिमाग में माइंडसेट बना लेना है कि आपको पता है बहुत सारे एग्जाम है, अभी एसआई का आने वाला है, आरएस है, पटवारी, ग्राम सेवक, सारी वैकेंसी आपके सामने है। बस तैयारी में जुट जाओ। एक बार फैसला ले लो कि हाँ, हमें 1 तारीख से, कल आज लास्ट डेट है, 31 है आज, कल से आपको बिल्कुल तैयारी में जुट जाना है। सारी वीडियोस देखनी है, जितनी भी जो करंट अफेयर की चीजें आ रही है, जो भी आपको बेटर लगे, कहीं से भी बेटर लगे, कहीं से भी आप देख सकते हो, लेकिन आपको तैयारी के लिए हमेशा मजबूत हो जाना है। तो देखो, हम अभी क्लास की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि किस देश ने हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता त्याग दी है? तो देखो, हाल ही में मैं बात करूं तो अंगोला ने क्या किया है, ओपेक की सदस्यता त्याग दी है। अब सबसे पहले हमें यह देखना है कि ओपेक है क्या। तो देखो, ओपेक की मैं बात करूं तो ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम
एक्सपोर्टिंग कंट्री। मतलब ओपेक क्या है कि एक समूह है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसका, कि जो क्या करते हैं, पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी एक कंट्री का एक समूह है, वो क्या, उसका नाम है ओपेक। अब देखो ओपेक की बात करूं तो ओपेक में टोटल 13 देश थे, और अब क्या हुआ है कि जो अंगोला है उसने सदस्यता त्याग दी है। अंगोला ने सदस्यता क्या कहते हुए त्यागा है, उसने ये कहा है कि मेरे पे क्या बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, अंगोला ने कहा है कि मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जो तेल का उत्पादन है वो क्या करें, कम करें। अब इसका कारण क्या है, ओपेक क्या करता है कि नियंत्रण करता है कि कौन, मतलब जो पेट्रोल है उसकी कीमत क्या रहनी चाहिए। अब बताओ कि बहुत ज्यादा उत्पादन होगा। अब अंगोला क्या है, अंगोला की मैं बात करूं थोड़ी सी, तो ये अफ्रीका का देश है, और अफ्रीका में सबसे ज्यादा यदि तेल का उत्पादन होता है, सर्वाधिक जो तेल का उत्पादन है, तेल उत्पादन है वो कौन करता है, वो अफ्रीका में अंगोला है। अब अंगोला क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा उत्पादन करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं बहुत ज्यादा तेल निकालूं, और उससे क्या होगा, देखो जितनी ज्यादा तेल की मात्रा रहेगी उतना ही क्या होगा कि जो उसकी कीमतें है वो गिरती जाएगी। और ओपेक ये नहीं चाहता है कि तेल की कीमतें गिरे, ओपेक ये चाहता है कि तेल की कीमत हमेशा बढ़ी हुई रहे, और इसलिए ये इनको नाखुश था, जो अंगोला था उसको लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तेल का उत्पादन मुझे ज्यादा से ज्यादा करना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं। तो अंगोला ने इसको इसकी जो ओपेक थी उसकी सदस्यता को त्याग दिया है। इसके साथ में कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने पहले त्याग दिया था, जिसमें मैं बात करूं तो इक्वाडोर था, कतर था और इंडोनेशिया, इन तीनों ने पहले ही त्याग दी थी। देखो मैं यहां लिख देता हूं, एक तो आपके इंडोनेशिया, कतर और इक्वाडोर, इन्होंने पहले ही सदस्यता ओपेक की त्याग दी थी। और मैं बात करूं, हम बात करें यहाँ पे इसकी ओपेक की बात करूं तो देखो ये ओपेक कंट्रीज सारी है। ओपेक की बात किया जाए तो इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था आपके 1960 में। 1960 में जो बगदाद बगदाद सम्मेलन हुआ था 1960 में, इराक में बगदाद सम्मेलन हुआ था, उस समय 1960 में ओपेक का गठन हुआ था। शुरुआत की बात करें तो ओपेक में टोटल 5 देश थे शुरू में, जब ये बना था तब उसमें 5 देश थे। कौन कौन से, तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कौन कौन से इसके सदस्य थे। तो उसमें आपके इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और आपके एक वेनेजुएला, ये 5 देश तो कौन से थे, जो शुरू में ही थे। उसके बाद में अलग अलग देश जुड़ते गए थे। उसके बाद में देखो हम कौन कौन से देश है इसमें, तो यूएई है, अभी कोंगो है, गैबोन है, आपके अंगोला तो हट ही गया है, और गिनी है, और नाइजीरिया है, और अल्जीरिया और लीबिया, ये टोटल देश हो जाते हैं। तो देखो कितने देश हो गए, टोटल हो गए 12 देश। अभी कितने हैं ओपेक में, तो अभी ओपेक में 12 देश है। तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। फिर देखो हम बात करें कि ओपेक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखो ओपेक की हेडक्वार्टर की बात करूं तो शुरू में इसका जो मुख्यालय था वो कहां था, तो वो था जिनेवा में। लेकिन बाद में मतलब 1965 में इसका जो हेडक्वार्टर है उसको चेंज कर दिया गया था। 1965 में इसका हेडक्वार्टर कहां कर दिया गया, तो इसका हेडक्वार्टर कर दिया गया था वियना ऑस्ट्रिया में। कहां पे कर दिया गया था, वियना। अब देखो यहां तक कि मुझे बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या आपको। अभी हमने क्या पढ़ा कि हाल ही में क्या हुआ है कि ओपेक का जो संगठन है उसमें से जो अंगोला है उसने सदस्यता छोड़ दी है। उसका कारण क्या है कि जो ओपेक है वो क्या करता है, नियंत्रण करता है कि कितना कोई तेल का उत्पादन करेगा, तो उससे परेशान होकर जो अंगोला है उसने सदस्यता त्याग दी है। और उसमें हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें कि जो अंगोला है वो कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक कंट्री है। और देखो ये रहा मैप आपके अंगोला का, इसकी राजधानी है आपके लुआंडा। और बाकी देखो पड़ोसी देश की हम बात करें तो यहाँ पर आपके नामीबिया है, बोत्सवाना है। लेकिन बोत्सवाना की यहाँ पर देखो आप ध्यान से देखोगे तो बाउंड्री लगती नहीं है बोत्सवाना की, क्योंकि यहाँ पर जो नामीबिया है, यहाँ पर देखो यहाँ तक लंबा नामीबिया फैला हुआ है। नामीबिया आपको याद होगा, नामीबिया से हमने चीते मंगवाए थे कूनो नेशनल पार्क के लिए। तो ये है वो नामीबिया। यहाँ बोत्सवाना है, यहाँ जाम्बिया है, यहाँ आपके कांगो, और यहाँ है आपके यहाँ पे आपके काम्बो है, और ये अटलांटिक ओशियन है। तो ये हो जाता है आपके यहाँ पर अंगोला। फिर देखो हमने देखा उससे पहले इक्वाडोर, कतर और आपके इंडोनेशिया ने यहाँ पे सदस्यता छोड़ दी थी। और ये है आपके टोटल 12 देश। अब देखो मैं ओपेक की और बात करूं तो ओपेक है वो टोटल जो उत्पादन होता है, मतलब दुनिया का यदि सारा जो उत्पादन है उसको मैं 100% मानूं, मतलब सारा जो उत्पादन है उसको अपन क्या माने, 100% माने, तो देखो टोटल का 40% जो उत्पादन है वो कौन करता है, ओपेक करता है। मतलब पूरे तेल के उत्पादन की बात करूं तो 40% उत्पादन कौन करता है, तो ये जो 13 कंट्रियां हैं वो उत्पादन करती है। और मैं बात करूं उत्पादन के साथ में इसमें
मैं बात करूं कि उत्पादन के साथ साथ कितनी ऐसी कंट्रियां हैं जो क्या करती है कि इनमें इनका व्यापार कितना बड़ा है। तो व्यापार की मैं बात करूं तो व्यापार है इनका 60% व्यापार करती है, मतलब पूरे देश में 100% व्यापार होता है तो 60% व्यापार तो ये ओपेक कंट्रीज है वही करती है। तो मुझे बताओ यहां तक का कोई कंफ्यूजन है कि आपको ये भी याद रखना है कि इसका गठन कब हुआ था। तो 1960 में हुआ था, बगदाद सम्मेलन में इसका गठन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो पहले इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में था, लेकिन 1965 में इसको चेंज कर वियना ऑस्ट्रेलिया है वो क्या है, ओपेक का हेडक्वार्टर है। साथ ही मैं बात करूं ओपेक प्लस की। अब देखो ओपेक प्लस क्या है, दो एक है। अभी देखो मैं बात करूं आपके अंगोला की, तो अंगोला क्या है कि भारत का मित्र राष्ट्र है। अब हमारे से क्या समस्या होती है कि मान लो ओपेक में पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्रूड ऑयल की, तब क्या होगा कि हमें फिर पेट्रोल चाहिए होता है तो हम कहां से लेते हैं, रशिया और दूसरी कंट्रियों से। हम रशिया से ले लेते हैं, अमेरिका से ले लेते हैं। अब क्या हमारे पास एक ऑप्शन और मिल गया है कि अंगोला। अब हम क्या कर सकते हैं, अंगोला से भी पेट्रोल ले सकते हैं, क्योंकि ये मित्र राष्ट्र है, ओपेक में है नहीं तो कोई प्रतिबंध रहेगा नहीं और ये आराम से हमारे साथ पेट्रोल ले सकता है। अब बात करें ओपेक प्लस की, तो ओपेक प्लस क्या है, ओपेक जैसा ही है, लेकिन यहां पर क्या है कि मतलब स्वतंत्र चीजें हैं, इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता। यहाँ पर एक साझा एक मतलब सहमति से ही चीजें की जाती है। ऐसा नहीं होगा कि आप इतना मतलब उत्पादन नहीं कर सकते, इसी कीमत पर बेच सकते हो, ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं है। ओपेक प्लस की बात करूं तो इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और इसमें टोटल 10 देश शामिल है। कितने देश हैं इसमें, 10 देश शामिल है। मैं बात करूं कौन कौन से हैं, तो देखो इसमें अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान, ये टोटल 10 देश इसमें शामिल है। फिर हम बाकी बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना। देखो इसका है कि सभी जो देश हैं उनका क्या हो, समन्वय करें, बात करें, एक दूसरे से डिस्कशन करें, लेकिन किसी प्रकार का प्रेशराइज नहीं करते हैं। जबकि ओपेक क्या करता है, ओपेक में यह है कि ओपेक में जो तय कर दिया गया है, ओपेक ने मिलकर जो चीजें तय कर दी है कि इतना उत्पादन होना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें फिक्स रहती है। फिर जब आगे बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि छठा खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर निम्नलिखित में से है। अब देखो आपको याद होगा इससे पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बात की थी छठा खेलो इंडिया यूथ गेम की। देखो यूथ गेम की मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, कहां से, तो नई दिल्ली में पहला इसका आयोजन हुआ था। अब इस बार की मैं बात करूं खेलो इंडिया यूथ गेम की कौन सा संस्करण है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये संस्करण कौन सा है। तो ये संस्करण है आपके छठा। इसका आयोजन कहां हो रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है आपके तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जा रहा है। और तमिलनाडु में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु के कौन से शहरों में किया जा रहा है, तो यह चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तमिलनाडु के 4 शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। 4 शहर कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपका आता है चेन्नई। चेन्नई में इसका आयोजन होगा, त्रिची में होगा, इसके साथ में मदुरै में होगा, और इसके बाद में देखो चेन्नई हो गया, त्रिची हो गया, मदुरै हो गया और आपके कोयम्बटूर। इन 4 शहरों में इसका आयोजन होने वाला है। टोटल इवेंट की मैं बात करूं तो टोटल इस पूरे प्रोग्राम में मतलब पूरा जो गेम होगा उसमें 27 इवेंट होने वाले हैं। कितने इवेंट होंगे, 27 इवेंट होंगे। और अब जो इंपॉर्टेंट बात है ये रह जाती है कि देखो आयोजन तो पहले ही फिक्स हो जाता है कि इस बार आयोजन कहां होगा, लेकिन जो मॉस्कोट है, जो इसका हम बात करें शुभंकर है, उसका बाद में इसकी घोषणा होती है। तो अभी क्या कर दिया गया है, घोषणा हो गई है कि इसका शुभंकर क्या होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उज्ज्वला, बी में लिखा हुआ आशा, सी में लिखा है वीरा मंगाई वेल्लू नाचिया या मोगा। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन होता है वीरा मंगाई वेल्लू नाचिया। ये क्या है, ये वहां की रानी है। वहां में हम बात करें तो रामपुरा नाथ एक जगह है, वहां की ये रानी है। देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, देखो ये रही। अब देखो ये चीजें मस्कट क्यों बनाए जाते हैं कि लोगों को पता रहे, लोग उसके बारे में अवेयरनेस हो। अभी मतलब मुझे बताओ कि आप जहां से भी बिलोंग करते हो, मान लो अपन राजस्थान से हैं तो राजस्थान से कोई भी चीज यहाँ पर आयोजन होगी तो अपन क्या करेंगे, अपन दाल बाटी चूरमा खिलाएंगे, बाजरे की रोटी खिलाएंगे। मतलब हम क्या करते हैं, हमारी जो चीजें हैं, जो हमारी नेचुरल चीजें हैं, उनको क्या करते हैं हम प्रमोट करते हैं। जो हमारी कल्चर चीजें हैं उनको हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। सेम ऐसा ही यहाँ पर किया जा रहा है तमिलनाडु में। ये आपके वीर मंगाई वेल्लू नाचिया है, ये वहां की रानी है और उसको क्या बना दिया गया है, आपके शुभंकर बना दिया गया है। यहां पर देखो आप, ये इनकी फोटो है। फिर देखो साथ ही में बात करूं उज्ज्वला के, आपने बाद में देखा होगा कि उज्ज्वला क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सॉरी, हाँ, उज्ज्वला की बात करूं तो उज्ज्वला क्या है, आपको पता होगा हाल ही में मतलब खेलो इंडिया पैरा गेम चल रहे हैं। खेलो इंडिया
पैरा गेम्स, इसका अभी अभी आयोजन हुआ है। कहां पर? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, पहली बार किया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पर हुआ? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। और उसमें मैं बात करूं कि उसमें शुभंकर क्या था, तो उसमें शुभंकर था उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या है? चिड़िया है, स्पैरो जिसको हम कहते हैं, वो है, उसका रखा गया था। और मैंने पिछली क्लास में इसके बारे में आपसे बात भी की थी। तो मुझे बताओ यहां तक किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको है क्या? सारी चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही? फिर देखो आगे बात करें हम। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे घोषित किया है? मतलब हाल ही में यूनेस्को ने क्या किया है? यूनेस्को जो एशिया पैसिफिक जो अवार्ड है उसकी में दिया गया है, जिसमें यूनेस्को ने हमारे भारत के एक हवाई अड्डा है जिसको सबसे दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है दाबोलिम हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा या केम्पागोड़ा हवाई अड्डा। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन की बात करूं तो ये हो जाता है आपके केम्पागोड़ा हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनेस्को ने विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे घोषित किया है? तो ये किया है केम्पागोड़ा की। केम्पागोड़ा की बात करूं तो ये कहां पे है? तो ये है आपके बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसमें क्या है कि हैंगिंग गार्डन है। हैंगिंग गार्डन का मतलब क्या होता है कि देखो ये पौधे आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पौधे लटके हुए, मतलब इसमें बहुत ज्यादा पौधे लगे हुए हैं। पूरे अंदर टर्मिनल के अंदर आप जाओगे तो आपको पौधे ही पौधे दिखेंगे, सारी तरफ हरियाली हरियाली दिखेगी। इसलिए क्या किया है यूनेस्को ने, इसको विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा है वो घोषित कर दिया है। साथ देखिए दाबोलिम हवाई अड्डा की बात करें तो ये कहां पर है? तो ये आपके गोवा में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ये आपको पता ही होगा कोलकाता में है। और बिरसा मुंडा ये आपके रांची में है। तो मुझे बताओ यहां तक कोई चीजें आपके कंफ्यूजन है क्या? आपको अच्छे से याद रखना है केम्पागोड़ा हवाई अड्डा। फिर देखो आगे बात करें अपन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाला पहला एनजीओ है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, सॉरी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको समझना है, पहले तो इसमें बोलना क्या चाह रहा है। लिखा है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है उसकी शुरुआत के पहले बारे में बात करूं तो इसकी शुरुआत की गई थी 2019-20 में। कब? तो 2019-20 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मतलब क्या है कि देखो सोशल स्टॉक एक्सचेंज आप सारी चीजें समझते हो, लेकिन सोशल स्टॉक क्या है कि इसमें क्या किया जाएगा कि कोई ऐसी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कोई ऐसा मैं बात करूं कि कोई ऐसा एनजीओ है। अब आपने एनजीओ के बारे में सुना होगा जो क्या करते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं और वो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं। तो उन्हें भी क्या कर दिया गया है, अब स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर दिया गया है। तो भारत का पहला ऐसा कौन सा एनजीओ है जिसको स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कर दिया गया है? तो उसका नाम है ऑप्शन ए स्वयं, पहल, उन्नति या संजय। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन की मैं बात करूं तो राइट ऑप्शन हो जाता है आपके उन्नति। ये उन्नति एक फाउंडेशन, उन्नति फाउंडेशन इसका पूरा नाम है। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो वी आर हैप्पी टू अनाउंस दैट वी आर द फर्स्ट एनजीओ टू रजिस्टर्ड ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज एट द बीएससी एंड एनएससी, मतलब दोनों जगह बीएससी और एनएससी में दोनों जगह इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उन्नति फाउंडेशन की बात करें तो ये क्या करता है, जितने भी जो बेरोजगार युवा है, बेरोजगार युवा है जिनकी एज 18 से लेकर 25 साल की है, ये क्या करते हैं, इनको प्रशिक्षण देते हैं, चीजें सिखाते हैं। मान लो किसी में भी मान लो कि उनका इंटरेस्ट है, सिलाई की चीजें हो गई, कोई भी रोजगार प्रदत्त चीजें हैं वो सिखाते हैं उनको और उनको रोजगार प्रदान करते हैं। ये काम करता है उन्नति फाउंडेशन। अब इसमें मान लो इसको लिस्टेड कर दिया गया है तो इससे क्या होगा कि कोई भी आदमी उस पर डोनेशन दे सकता है। तो यहां तक ये समझ में आ गई आपको। इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना है कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाला पहला एनजीओ कौन सा है, तो उसका नाम है उन्नति फाउंडेशन। फिर देखो आगे बात करें अपन। आगे लिखा हुआ हाल ही में केंद्र सरकार ने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां किया है। इंपॉर्टेंट है, देखो आपको ही पता है कि जहां पर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि पहला, अब देखो ये है केंद्र सरकार ने पहले साइबर, पहले आता ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। अब देखो इसके बारे में हम बात करें तो देखो हाल ही में चंडीगढ़ में, देखो राइट ऑप्शन की बात करूं तो इसमें राइट ऑप्शन होगा चंडीगढ़ में केंद्र सरकार उसके साथ डीआरडीओ,
इन्होंने मिलकर एक क्या तैयार किया है, एक साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। अब साइबर सुरक्षा केंद्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो इस सुरक्षा केंद्र पे क्या होगा कि जितने भी, अब आपने नोट किया होगा आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो गए हैं। हर आपको कभी भी फोन आ जाएगा कि ये ऐसे है, मैं आपसे आपके बैंक से बोल रहा हूँ, ये ओटीपी बता दो। ये चीजें बहुत ज्यादा होने लग गई है और ये चीजें पकड़ में भी नहीं आती। आप कभी मान लो आपके साथ, भगवान ना करें आपके साथ ऐसी घटनाएं हो, लेकिन मान लो हो भी जाती है तो आपके पास कोई उपाय नहीं। आप पुलिस स्टेशन जाओगे, वहां कोई आपकी मान लो एफआईआर है वो रजिस्टर नहीं कर रहा है। तो ये चीजें आजकल बहुत ज्यादा आ गई है। यदि मैं बात करूं कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जब नेट बहुत ज्यादा, इंटरनेट अपन बहुत ज्यादा यूज करने लग गए हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा कोई समस्या वाली चीज है तो वो होती है आपके ऑनलाइन फ्रॉड। फ्रॉड वाली चीजें बहुत ज्यादा है, या साइबर सुरक्षा है, जो साइबर सिक्योरिटी है, वो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तो उसके लिए क्या किया है, हाल ही में केंद्र सरकार और डीआरडीओ ने मिलकर क्या किया है, साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना कहां की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है चंडीगढ़ में। आपको याद रखना है कहां पे की गई है, चंडीगढ़ में इसकी स्थापना की गई है। अब देखो ये क्या करेगा, ये जितने भी जो साइबर अपराध है उसके बारे में सारी चीजें देखेगा, साथ ही उसकी विश्लेषण करेगा कि वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हैं, सारी चीजें उन पे देखेगा और उनको पकड़ेगा भी। और इसमें हम बात करूं तो टोटल 90 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। कितना, तो 90 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आने वाला है। किसके साथ मिलकर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने किसके साथ मिलकर आप पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का स्थापना कर रही है, तो वो है उसमें डीआरडीओ। डीआरडीओ के अध्यक्ष की आपकी बात करूं तो आपको पता ही होगा, समीर कामत है। वो कौन है, समीर कामत, वो क्या है, डीआरडीओ के अध्यक्ष है। तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखो आगे बात करें, आगे देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की कोयला रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कोयला की मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब देखो हाल ही में क्या हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी है उसने कोयला रिपोर्ट 2023 है वो जारी कर दी है, और इसमें बात क्या है कि भारत है उसके कोयले की मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यदि भारत में कोयले की मांग में वृद्धि हो रही है तो ये अपने लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोयला हमें क्या करना है, कोयला हमें कम से कम यूज करना है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनकी तरफ हमें ट्रांसफर होते हुए चलना है। अभी हमारे पास समस्या क्या है कि जैसे मान लो कि आपने ओला बाइक ली, अब आपको पता होगा ओला, हीरो की बहुत सारी ऐसी बाइक आ गई है जो इलेक्ट्रिक है, स्कूटी ले लिया आपने। अब आपके मन में क्या लग रहा है कि देखो मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी ले ली है, अब जीरो कार्बन एमिशन हो रहा है, मतलब कार्बन का जो उत्सर्जन है वो जीरो हो रहा है। लेकिन आपने सोचा क्या कि उस ओला को आप चार्ज कहां कर रहे हो, आप चार्ज कहां कर रहे हो, घर में बिल्कुल पिन लगी हुई है, वहां पर आप चार्ज कर लेते हो। अब बताओ कि वो बिजली कैसे बन रही है, तो वो बिजली बन रही है कोयला से। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोयला की डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, मतलब कोयला की डिमांड तो बढ़ती जा रही है, और हमें ये लग रहा है कि हमने ईवी खरीद ली है तो अब तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन ईवी को चार्ज करने के लिए आप फिर कोयला का यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। तो हम बात करें कि भारत में कितनी प्रतिशत मांग है वो बढ़ी है, तो देखो भारत में 9% मांग है वो बढ़ गई है। कितनी, 9%, 9% मांग बढ़ गई है भारत में। और मैं बात करूं विश्व की कि दुनिया में कितनी प्रतिशत मांग बढ़ी है कोयले की, तो वो आती है आपके 4%। कितनी, 4%। यहां पर मैं राइट ऑप्शन लगाता हूं जिससे आपसे कंफ्यूज नहीं रहूं, ये तो हो गया राइट। और अब मैं बात करूं कि दुनिया की बात करूं कि वर्ल्ड में, तो देखो विश्व की बात की जाए तो विश्व में कोयले कितनी प्रतिशत बढ़ गई है मांग, तो वो बढ़ गई है 4%। और मैं बात करूं सबसे अमेरिका की, अमेरिका में जो मांग है वो 8%। अमेरिका की मांग की बात करूं तो -8% हो गई है, मतलब 8% तक कम हो गई है। लेकिन विकसित देश है वो, तो यहाँ -8% भी कम है, और ज्यादा उनको कम करना चाहिए। जो मांग है, ऐसा होना चाहिए कि जो मांग है वो बहुत कम हो जाए। और हमारे लिए भी, भारत के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कोयले पर जो हमारी निर्भरता है उसको हम धीरे 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 कर बिल्कुल कम कर दें। और देखो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो ये लिखा हुआ है कि ग्लोबल कोल कंजप्शन 2021 टू 2023 की हमने जो कोल का कंजम्पशन है उतना कितना किया है 2021 से लेकर 2023 तक। तो वहां आप देखोगे कि फर्स्ट कौन है, प्रथम स्थान पर कौन है जिसने कोयले का जो कंजम्पशन है वो सबसे ज्यादा किया है, तो उसमें नाम आता है चाइना का। और दूसरे स्थान पर कौन है, तो भारत है, वो कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। जबकि मैं बात करूं उत्पादन की, तो उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो उत्पादन में है भारत का 5वां स्थान। तो ये चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि हम कंजप्शन कितना कर रहे हैं, तो उसमें हम सबसे ज्यादा, मतलब चाइना के बाद में दूसरा नंबर हमारा ही आ रहा है कोयला के कंजप्शन में, मतलब कोयला का सबसे ज्यादा यूज अपन ही कर रहे हैं चाइना के बाद में। लेकिन हम बात करूं उत्पादन की, तो उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का
5वां स्थान है। और अभी हम बात करें तो भारत में कितनी प्रतिशत मांग बढ़ी है, तो 9% भारत में मांग बढ़ गई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। और इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि 2026 तक मतलब 2025 तक तो यही मांग रहने वाली है, मतलब इसमें कोई भी बढ़ोतरी हो सकती है, इसमें कमी नहीं होगी। लेकिन साथ में इसमें यह भी कहा गया है कि 2026 की बात करें, 2026 में कोयले की मांग है वो 2.3% तक कम हो सकती है। मतलब 2026 तक चीजें, क्यों 2026 तक क्या होगा, चीजें हम और विकसित कर लेंगे, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर प्लांट है, उन सब की तरफ हम जाएंगे। हम चाहेंगे कि जो बिजली बन रही है उसमें कोयला का यूज कम से कम हो। तब इसने क्या कहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि 2026 तक क्या होने वाला है कि हो सकता है, इसमें 100% नहीं कहा गया है कि ये होगा ही होगा, क्योंकि अपन करेंगे तभी तो होगा, ऐसे अपने आप थोड़ी हो जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि 2026 तक क्या होने वाला है कि 2.3% तक हमारी जो कोयला पर निर्भरता है वो कम हो सकती है। अब देखो कोयले की मैं बात करूं, और इसमें आपको पता है 4 प्रकार के कोयला होते हैं, कौन कौन से, यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो कौन कौन से कोयले होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, और फिर आपके एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं, आपको पता ही है। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा करूं, इसको देखो याद भी आपको ऐसे ही करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आपको नीचे दिख रहा होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद करना है, मतलब ABLP याद कर लेना। मैं यहां पे और लिख देता हूं ABLP, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किसमें होती है, एंथ्रासाइट में। इसमें लगभग 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है, कितनी, 80 से 90% तक। और बी की बात करूं, बिटुमिनस की, तो इसमें लगभग मैं बात करूं तो 60 से 80%। और लिग्नाइट की बात करूं जो कि राजस्थान में पाया जाता है, उसमें बात करूं तो उसमें लगभग 60 से लेकर 50 तक की। और जो पीट होता है उसमें 40 से लगभग 40 से भी कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अब जितनी कार्बन की मात्रा कम होगी उतना क्या होगा, जैसे मान लो कि मैं बात करूं एंथ्रासाइट की, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा है तो ये बहुत ज्यादा जलेगा, उसमें जो उष्मा निकलेगी वो बहुत ज्यादा होगी, और जो राख है वो कम होगी। अब देखो जैसे जैसे हम इस साइड बढ़ेंगे तब क्या होगा, जैसे मान लो मैं बात करूं पीट की, तो इसमें कार्बन की मात्रा तो बहुत कम है, इससे क्या होगा कि उष्मा बहुत ज्यादा, मतलब उष्मा है वो बहुत कम उत्सर्जित करेगा, लेकिन राख है उसमें बहुत ज्यादा होने वाली है। साथ ही इस रिपोर्ट में एक चीज हम भूल गए थे, मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो कोयला है उसमें किसकी वृद्धि हुई है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें है आपके सबसे ज्यादा, यदि मैं बात करूं कि कोयला, यहां पे लिख देता हूं कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें कोयला की जो मांग है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो वो है आपके इंडोनेशिया। इसमें 23% की वृद्धि हुई है। आप सोच सकते हो कितना ज्यादा कोयला का यूज किया जा रहा है, 23%। इसका कारण क्या है कि वो क्या करते हैं, निकल का शोधन करते हैं। निकल शोधन, जो निकल धातु निकलती है उसका शोधन करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा उष्मा की आवश्यकता होती है, और उस उष्मा के लिए वो किसका यूज करते हैं, कोयला का यूज करते हैं। तो इस समय इंडोनेशिया है वो सबसे ज्यादा 23% यहाँ पर कोयले में की मांग में वृद्धि हुई है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और ये भी हमने ग्राफ में भी देख लिया कि जो बात करें कंजम्पशन में, तो पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर इंडिया है, फिर नंबर आता है यूएस का, फिर आपके है यूरोपीय यूनियन, और फिर है देखो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब बात ही कितनी की हो रही है, आप देखो यहाँ पर इसका थोड़ा सा इस ग्राफ को पढ़ना। सबसे पहले चाइना की बात की जा रही है, फिर कर रहे हैं इंडिया की, फिर यूएसए की, फिर आपको यूरोपीय यूनियन की, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हम तो बस ये 3-4 लोग हैं, बाकी दुनिया एक तरफ, हम 3-4 ही लोग कंजम्पशन कर रहे हैं किसका, कोयले का। और ये बिल्कुल गलत है, हमें क्या करना है, कोयले का कंजम्पशन कम से कम करते जाना है। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा हुआ है कि हाल ही में 8वां विश्व महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहां हुआ है। तो देखो हाल ही में बात करें तो 8वां, कौन सा, 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। अब आपको याद क्या रखना है, पहली बात तो किसका आयोजन कहां हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है आपके थाईलैंड में। क्या याद करोगे, इसका आयोजन कहां हुआ, तो इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ है। और जो नेक्स्ट इसका आयोजन होगा, मतलब 9th नंबर का जो आयोजन होगा वो कहां होने वाला है, वो होने वाला है भारत में। और इसमें क्या होता है कि 2 साल तक एक अध्यक्ष रहता है। जैसे मान लो थाईलैंड की बात करूं, थाईलैंड 2 साल तक अध्यक्ष रहेगा, फिर भारत की इसमें, मतलब 2 साल कंप्लीट हो गए, अब भारत की बारी है। भारत कौन से स्थान, मतलब जो इसका 9वां संस्करण होगा वो कहां होगा, तो उसका आयोजन भारत में किया जाएगा। इसकी बात करें, इसमें टोटल 25 देश हैं, और 9 क्या है इसमें पर्यवेक्षक है, मतलब वो उसमें पर्यवेक्षक
के रूप में भागीदारी निभाएंगे। तो यहां तक कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। साथ ही इसमें क्या होगा कि मैत्री जो अभ्यास है वो भी इसमें किया गया है। कौन सा अभ्यास? मैत्री अभ्यास। तो मुझे बताओ यहां तक की चीजें समझ में आ गई क्या? इंपोर्टेंट क्या है कि 8वां हिंद महासागर नौसेना की संगोष्ठी कहां हुई है? तो वो हुई है आपके थाईलैंड में। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे क्या लिखा हुआ है। अब देखो ये खबर है वो बहुत ज्यादा मतलब एक अलग खबर है, इसके बारे में पढ़ो आप। लिखा हुआ है कि हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है, इसके अध्यक्ष चुने गए थे। तो आपको याद होगा इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने इसके बारे में बात की थी। इसमें हमने देखा था कि जो कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष बनाए गए थे संजय सिंह, उनको अब क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए किसे बनाया गया था? संजय सिंह को। और अब देखो इससे पहले कौन थे? तो इसके पहले ब्रजभूषण सिंह थे और ये 12 साल तक यहाँ पर अध्यक्ष रहे थे। कितने साल तक? 12 साल तक ये जो आपकी भारतीय कुश्ती महासंघ है, जिसको अपन कुश्ती फेडरेशन कहते हैं, उसके अध्यक्ष, ये रेसलिंग फेडरेशन कहते हैं, उसके अध्यक्ष ये रहे थे। और आपको याद होगा इन पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया था और अभी अभी तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में ये है। और इन्होंने क्या किया? इनको अध्यक्ष बना दिया था पहले, और फिर इनके साथ क्या हुआ कि ये देखो संजय सिंह है और ये देखो आप, ये हैं आपके ब्रजभूषण सिंह। और सबसे ज्यादा माला आपको किस पे पहनी हुई नजर आएगी? तो देखो आप कौन पहन रखा है? ब्रजभूषण सिंह पहन रखा है। मतलब ब्रजभूषण सिंह ने क्या कहा था कि ये जो संजय सिंह है ये क्या है? इनके बहुत करीबी है, पार्टनर भी है, और जो बहुत ज्यादा बिजनेस है जो इनके पार्टनरशिप पे चलते हैं। तो जैसे ही जब पता चला, जिसमें बजरंग पूनिया हो गए, साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, इन सबको पता चला कि यही अध्यक्ष बन गए हैं, तो ये इनके लिए मतलब बहुत ज्यादा निराशा करने वाला था। जिसमें आपने देखा होगा कि साक्षी मलिक ने तो रिटायरमेंट घोषित कर दिया था, बजरंग पूनिया ने जो पद्मश्री है वो लौटा दिया था। और अब क्या किया है सरकार ने? इसकी जो पूरा संघ है, मतलब पूरा सिस्टम को निलंबित कर दिया। इनके साथ कुल मिला के मोए मोए हो चुका है। और अब देखो हम बात करें नेक्स्ट खबर की, तो लिखा है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस की मैं बात करूं तो ये मनाया जाता है आपके 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो चौधरी चरण सिंह जी है, चौधरी चरण सिंह, इनकी जो जन्म दिनांक है उसके अवसर पर ये मनाया जाता है। फिर जब आगे बात करें हम, आगे बात करें कि इसकी घोषणा कब की गई थी, तो इसकी घोषणा की गई थी 2001 में। ये भी आपको याद रखना है, घोषणा कब की गई थी? तो 2001 में इसकी घोषणा की गई थी। चौधरी चरण सिंह जो अपने पीएम थे पूर्व, उनकी जन्म दिवस के अवसर पर, मतलब जो जन्म दिनांक है उसके अवसर पर यह हमेशा मनाया जाता है। अब मैं बात करूं कि इस साल की थीम क्या थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो सबको याद रहता है कि नेशनल जो राष्ट्रीय जो किसान दिवस है कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको थीम भी याद होनी चाहिए कि इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है भविष्य की खेती, फार्मिंग फॉर द फ्यूचर इसकी क्या है? थीम है। तो ये चीज भी आपको याद रहनी चाहिए, क्या है? भविष्य की खेती इसकी थीम है। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा है हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसका संबंध है। इंपॉर्टेंट है, पाट मित्र एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले तो इस पे स्टार लगा लेना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो हम बात करें क्वेश्चन में कि ये किससे संबंधित है, तो पहले लिखा हुआ ऊनी वस्त्र से, रेशम से, जूट से या सूती वस्त्र से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आपके जूट से। अब देखो ये एप्लीकेशन क्या करेगा, जिसका नाम है पाट मित्र, ये क्या करेगा कि जितने भी जो जूट के बनी हुई कोई सामान है उसका क्या करेगा, आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। इसमें लगभग 40 लाख जो किसान हैं, 40 लाख किसानों को इससे क्या मिलने वाला है? लाभ मिलने वाला है। और इसमें क्या होगा, इस एप्लीकेशन से जरिए अपन क्या कर सकते हैं कि जूट के सामान से, मान लो जूट से अपन कुछ भी चीजें बनाई हो, अपन जैसे आपने तो यहाँ पे बोरियां बहुत ज्यादा चलती हैं जूट की बनी हुई, तो कोई भी चीज बनाई है आपने जूट की, तो उसको यदि आपको क्या करना है कि लोगों तक बेचना है, तो ये क्या करता है, जो पाट मित्र है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति है वो अपने सामान को बेच सकता है। और इसकी बात करें तो ये टोटल 6 भाषाओं में है। कितनी भाषाओं में है ये ऐप? है वो 6 भाषाओं में इसको बनाया गया है। मतलब 6 भाषा के लोग है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो किसी को समझ में नहीं आ रही है चीजें, तो वो 6 भाषा तक इसमें है, वो 6 भाषा में चीजें अपनी बेच सकती है। ये किस लिए किया गया है कि जो जूट है उसका विकास हो, वहां की जूट की खेती करने वाले जो किसान हैं उनका विकास हो, वो चीजें बनाएं और वो ऑनलाइन बेच सके। बात करें सबसे ज्यादा भारत में जो जूट का उत्पादन कहां होता है, तो वो होता है आपके पश्चिम बंगाल में। तो ये भी याद रखना है, कहां पर होता है? पश्चिम
बंगाल में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, वहां पर किसान है वो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन करते हैं। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये केंद्रीय जो वस्त्र मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय है, उसके द्वारा ये एप्लीकेशन तैयार किया गया है। तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी, याद कर लेना। पाट मित्रों किससे हैं, तो जूट से हैं। फिर देखो आगे बात करते हैं अपन। आगे लिखा हुआ है कि बिस्लेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। अब देखो वैश्विक का मतलब क्या है, कुछ कुछ ऐसे मतलब जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती है भारत के लिए, मान लो कि कोई एक्टर है, कोई भी ऐसा पब्लिक फिगर है, वो भारत में बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसको क्या किया जाता है कि पर्टिकुलर भारत के लिए उसको ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया जाता है। मतलब वो व्यक्ति क्या करेगा, उसका प्रचार करेगा। लेकिन वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या है कि ये विश्व में जितनी भी जगह है, जितने भी देश है, उसमें प्रचार होगा तब किसकी फोटो आने वाली है। देखो आप तो फोटो देखते ही पहचान गए होंगे, है ना, मूवी तो सब देखते ही पहचान जाते हैं। कौन है ये, तो ये है दीपिका पादुकोण। तो इसको बनाया गया है किसका, इसका बिस्लेरी का ब्रांड एम्बेसडर। फिर देखो साथ ही हम बात करें कि इसे अभी अभी आज की न्यूज है शायद, हुंडई का भी, जो हुंडई कंपनी है, आपको पता होगा हुंडई कंपनी है कार की, तो उस कंपनी भी इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो ये भी आपको याद रखना। देखो यहाँ लिखा हुआ है दीपिका पादुकोण रोब्ड इन एज ए बिस्लेरीज फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, दीपिका पादुकोण। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इसे हुंडई का भी बना दिया गया है। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ एथलीट दिव्यांग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखो हाल ही में क्या किया गया है, सर्वश्रेष्ठ एथलीट जो दिव्यांग है उनके पुरस्कार का वितरण किया गया है। इसमें मैं बात करूं कि शीतल देवी है जो कि एक तीरंदाज है। ये भी पूछा जा सकता है कि शीतल देवी का संबंध किससे है, तो ये क्या है, तीरंदाज है। और इनका संबंध कहां से है, तो ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से संबंधित है, जम्मू एंड कश्मीर, और वहां से किश्तवाड़ जिले से ये संबंधित है। ये पैरा खिलाड़ी है और ये क्या करती है, तीरंदाज करती है। तो इन्हें क्या दिया गया है, फीमेल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। शीतल देवी किससे संबंधित है, तो ये तीरंदाज है। कहां से है, तो ये जम्मू कश्मीर के जो किश्तवाड़ जिला है वहां से ये संबंधित है। फिर देखो बात आता है सुमित अंतल का, इनको तो आप जानते होंगे, ये भाला फेंक इनका गेम है, ये भाला फेंकते हैं नीरज चोपड़ा जी की जैसे। और इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध है हरियाणा से। और इन्हें क्या दिया गया है, मेल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार दिया गया है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ लेना है कि फीमेल का जब पूछे तब क्या नाम आएगा, शीतल देवी, तो ये भी सही हो जाता है। और मेल में पूछे तो आपको क्या रखना है, सुमित अंतल, जो कि संबंध कहां है, हरियाणा से है। और ये एक भाला फेंक खिलाड़ी है, किसके खिलाड़ी है, भाला फेंक के, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। और कोच की बात करूं तो सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है गौरव खन्ना को। तो ये भी याद रखना है कि मैं बात करूं कि सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है आपके गौरव खन्ना को। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होगी, सारी चीजें याद हो गई होगी। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे है कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। अब मुझे बताओ, इसके लिए आपको कुछ बताने की आवश्यकता है क्या, सबको पता है कि जो राष्ट्रीय सुशासन दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। किनकी याद में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे डेट पर ये मनाया जाता है। और हम बात करूं कि ये उनकी कौन सी बर्थडे डेट है, मतलब कौन सी जयंती है, तो ये है इनकी 99वीं जयंती है। 99वीं जयंती है इस बार 2023 में, 25 दिसंबर 2023 को 99वीं इनकी जयंती पर ये बनाया गया है। साथ ही में बात करें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो बात करें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की, तो वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तो इसे भी याद रखना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपके 24 दिसंबर को। और बात करें कि उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और साथ ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1986 में। तो ये भी याद रखना है कि मैं यहां लिख देता हूं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कौन सा है, तो ये है 1986 वाला। तो मुझे बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या, राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके 25 दिसंबर को। वही बात करूं 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो ये आया था 1986 में। वही मैं बात करूं कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। तो ये भी याद रखना है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, कहां लिखूं मैं, यहां पर लिख दूं,
विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। तो ये भी चीजें याद रखनी है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को और विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा हुआ है कि हाल ही में आयोजित 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखो भारत की बात करें कि हाल ही में आपको पता होगा कि 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। उसमें भारत ने टोटल पदक की बात करें तो भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं। कितने पदक? 7 पदक जीते हैं, जिसमें 2 तो क्या है? गोल्ड है, 2 कितने हैं? सिल्वर है, 2 गोल्ड और 2 सिल्वर, और 3 है वो ब्रॉन्ज जीते हैं। 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, ये टोटल मेडल उन्होंने प्राप्त किए हैं। कितने हो गए? 2 2 4 और 4 3 7। फिर देखो हमें क्या पूछा है कि गोल्ड कितने हैं? तो गोल्ड कितने हो गए? गोल्ड कितने जीते हैं? तो 2। तो इसमें ए है वो अपने राइट ऑप्शन हो जाता है। अब देखो ये 2 गोल्ड है वो किसने जीते हैं उनके बारे में बात करें तो देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ये कौन सी है? युवा चैंपियनशिप है शतरंज की। तो इसमें कियाना परिहार है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और एक है आपके हर्ष सुरेश, इन्होंने अंडर 16 में गोल्ड मेडल जीता है। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। टोटल कितने? तो 7 पदक थे, जिसमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हमने जीते हैं। और बात करें कि इसमें किसने ये गोल्ड मेडल जीता है, तो उसमें देखो आपके कियाना परिहार और हर्ष सुरेश ने ये गोल्ड मेडल जीते हैं। तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर देखो हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। फिर देखो नेक्स्ट क्या लिखा है? हाल ही में किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023 प्रारंभ हुआ है? तो देखो बात करें हम संस्कृति उत्सव की, तो देखो जो संस्कृति मंत्रालय है, ये क्या करता है? संस्कृति उत्सव का मतलब ऑर्गेनाइज करवाता है। तो इस साल का जो संस्कृति उत्सव है वो कहाँ आयोजन किया गया है? तो उसका आयोजन किया गया है आपके उत्तर प्रदेश में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि 2023 का जो संस्कृति उत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका आयोजन किया गया आपके उत्तर प्रदेश में। फिर देखो इसमें क्या हुआ कि जो नौटंकी है, नौटंकी और जो कंजरी है, लोक नाट्य है, इसका भी क्या किया गया? इसमें आयोजन इसका भी किया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इसकी थीम क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी थीम के बारे में बात करें तो थीम भी इंपॉर्टेंट है। थीम आपको याद रखनी है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। क्या थीम है? कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान, ये क्या है? इसकी थीम है। थीम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थीम को आप ध्यान से देख लेना। क्या है? हमारी संस्कृति हमारी पहचान, इसकी थीम है। कहां मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। फिर देखो आगे बढ़े हम, आगे लिखा हुआ है कि पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? अब देखो राम भगवान के मंदिर के बाद में अब पुनौरा धाम का काम स्टार्ट हो गया है। पुनौरा धाम की मैं बात करूं तो ये कहां पर है? तो ये है आपके, देखो ये लिखा हुआ यहाँ पर, देखो ये रहा मंदिर, और ये पुनौरा धाम है वो माँ जानकी मतलब सीता माता का मंदिर है। क्या है? सीता माता का ये मंदिर है। ये कहां पर है? तो ये है आपके जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है। नाम क्या है? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है। कहां पर? तो बिहार में। बिहार में जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सीता माता जी का मंदिर है। देखो मां लिखा हुआ, मां जानकी जन्म स्थल। और ये जो सीता माता मंदिर है, ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो सीता माता है उसका जन्म, उनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है? जो आपकी प्रसादम स्कीम है, प्रसादम स्कीम है, उसके तहत क्या किया जा रहा है? यहाँ पर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही ये बात करें तो ये मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आपको याद होगा कि जो मिथिला का जो मखाना है वो बहुत ज्यादा फेमस है, उसको जीआई टैग भी दिया गया है। तो यहाँ चीजें सारी आपको याद होनी चाहिए। पुनौरा, नॉर्मली क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि पुनौरा धाम का परियोजना का संबंध है तो कहां से है? बिहार से है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पे सीता माता का मंदिर बना हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर बना हुआ है। ये कहा जाता है कि जो यहाँ पर सीता माता का जन्म स्थल भी है। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे क्या हुआ? हाल ही में जारी फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय पीवी सिंधु का स्थान कौन सा है? तो देखो पहले तो बात करें कि सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि फोर्ब्स में जारी, हाल ही में फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें क्या बताया है कि जो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले एथलीट कौन है। किसकी बात की जा रही है? महिला एथलीट की इसमें बात की जा रही है, ये जरूर ध्यान रखना।
कि जो महिला एथलीट है वो सबसे ज्यादा पैसा कैसे कमा रहे हैं, और उसमें बात करूं तो उसमें भारत की बात करूं एथलीट तो वो शामिल है आपके पीवी सिंधु, ये इसमें शामिल है। और इनके स्थान की बात करूं तो इनका स्थान है 16वां, मतलब ये दुनिया की जितनी भी जो एथलीट्स है जो पैसे कमाते हैं उसमें से इनका 16वां स्थान है। और इनकी बात करें कि इनकी इनकम कितनी है, तो इनकी इनकम है टोटल 7.1 मिलियन डॉलर। इंपॉर्टेंट है कितनी, 7.1 मिलियन डॉलर, जिसमें देखो मैं बात करूं कि 0.1 मिलियन डॉलर है ये तो कमाते हैं ये ऑन फील्ड, मतलब 0.1 डॉलर तो कितना ऑन फील्ड। अब आप नोट कर रहे हैं एक चीज ध्यान में देना कि ये ऑन फील्ड कितना पैसा कमाते हैं और ऑफ फील्ड कितना पैसा कमाते हैं। तो देखो ऑन फील्ड तो ये कैसा पैसा कमाते हैं 0.1 मिलियन डॉलर, और ऑफ फील्ड की बात करूं मतलब ऑन फील्ड मतलब खेलते हुए कितने पैसे मिलते हैं इनको, और ऑफ फील्ड मतलब खेलने के बाकी खेलने के अलावा जो चीजें करते हैं उसमें कितने पैसा मिलता है, तो उसमें मिलता है उनको 7 मिलियन डॉलर। अब आप समझ सकते हो कितना ज्यादा पैसा ये कमाते हैं ऑफ फील्ड। ऑफ फील्ड मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, हर जगह कहीं जा रहे हैं, कोई अवार्ड फंक्शन है उसमें जा रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा ये पैसा कमाते हैं। तो देखो हमें ये याद रखना है कि पीवी सिंधु का कौन सा स्थान है, 16वां स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भारत की एकमात्र महिला है जो कि इस लिस्ट में शामिल हुई है, इनका 16वां स्थान है। और इनका स्थान इनके साथ दो लोगों को इनको मिला था, मतलब 16 स्थान पर दो एथलीट दो महिलाएं खिलाड़ी है, जिसमें एक तो अपने पीवी सिंधु हो गया और एक नाम है सिमोना वाइल्स। क्या नाम है, सिमोना वाइल्स, सिनोमा वाइल्स। इनको संयुक्त रूप से कौन सा स्थान मिला है, 16 स्थान मिला है पैसे कमाने की लिस्ट में। और मैं बात करूं पीवी सिंधु की तो 7.1 मिलियन डॉलर पैसे ये हर साल कमाती है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा है हाल ही में किस राज्य की शहरी सेवाओं, यहां पर क्या कर लेना आप शहरी कर लेना, कि शहरी सेवाओं और पर्यटन विकास परियोजना के लिए एडीबी ने 100 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। मतलब कौन से राज्य के लिए एडीबी ने ऋण का समझौता किया है, तो देखो इसमें हम बात करें तो जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है उसके साथ एडीबी ने, त्रिपुरा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, त्रिपुरा गवर्नमेंट है उसने एडीबी के साथ समझौता किया है, किससे लेकर कि जो शहरी सेवाएं हैं और उसके साथ जो पर्यटन है उसको क्या करना है, मजबूत करना है, पर्यटन के विकास के लिए चीजें की जा रही है। फिर हम बात करें कि एडीबी के जो स्थापना कब हुई थी, तो एडीबी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966। कब, 19 दिसंबर 1966 की इसकी स्थापना हुई थी। टोटल सदस्य की बात करें तो इसमें टोटल 68 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 68 इसमें सदस्य हैं। साथ ही बात करूं इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये चीज में याद रखना है, हेडक्वार्टर कहां है, तो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। तो एडीबी के बारे में आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई, तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य कितने हैं, तो 68 इसमें टोटल सदस्य देश हैं। और हेडक्वार्टर कहां है, तो मनीला फिलीपींस इसमें हेडक्वार्टर है। और हाल ही में शहरी सेवाओं और पर्यटन के विकास के लिए किसको ऋण दिया है, तो त्रिपुरा जो राज्य है उसको ऋण दिया है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो देखो हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको, तो प्रमोद अग्रवाल। देखो ये फोटो है प्रमोद अग्रवाल की, प्रमोद अग्रवाल, इनको क्या है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर देखो आगे बात हम करें, आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है, तो देखो हाल ही में 28वें सिंधी सम्मेलन का आयोजन हुआ है। कहां पर, तो इसका आयोजन किया गया है दुबई में। अब देखो ये आयोजन क्यों किया जाते हैं, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि किया कहां गया। आपको जैसे आता है तो आपको याद रखना है कि 28वां हिंदी सम्मेलन है, आयोजन कहां किया गया है, दुबई में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट बात आती है कि ये आयोजन क्यों किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं कि जो भाषा है, जो कोई छोटी भाषा है अपने जैसे, उसका विकास कैसे किया जाए। अब मान लो कि दुबई में ऐसे दो लोग हैं जो कि सिंधी बोलते हैं, तो उनको एकत्रित किया जाता है और वहां पर क्या किया जाता है, सम्मेलन किया जाता है, जिससे क्या हो कि जो भाषा है वो लुप्त नहीं हो और जो दूसरे लोग हैं उनको भी भाषा की समझ हो। हम बात करें सिंधी भाषा की, तो आपको पता होगा कि जो अपने भारतीय संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची है, कौन सी, 8वीं अनुसूची है, वो किससे संबंधित है, वो है आपके भाषा से संबंधित। उसमें क्या लिखी गई है, भाषा लिखी गई है। और अब हम बात करें कि मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, तो मूल रूप से जब बात करते हैं कि शुरुआत में भारत के संविधान में कितनी भाषाएं उल्लेखित थी, तो वो आता है शुरू में 14 भाषाएं उल्लेखित की। मैं लिखूं कि मूल रूप से कितनी थी, तो शुरू में लिख देता हूं, तो यहां कितनी थी, तो ये थी 14 भाषाएं।
फिर बाद में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए और फिर भाषाएं जोड़ी गई। अभी कितनी है, तो अभी टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। हम बात करें एक एक करके। सबसे पहले देखो जो भाषा जोड़ी गई थी उसका नाम कौन सा है? सिंधी भाषा को सबसे पहले जोड़ा गया था। जो 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन से संविधान संशोधन, देखो मैं CA लिखा रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन। तो 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में यह हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर मैं बात करूं इसके बाद में हुआ था 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में 1992 में हुआ था, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी? तो देखो वो भाषाएं हैं आपके कमीने। कमीने से आप याद रख सकते हो, मतलब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। देखो पहले क्या हुआ था, 21वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1967 में। उसमें सिंधी भाषा जोड़ दी गई, तो भाषा कितनी हो गई? 15 हो गई। फिर देखो 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद किया है? कमीने, मतलब कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। और उसके बाद में देखो, नया पेज ले लेता हूं मैं। उसके बाद में क्या हुआ कि 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई? तो इसमें देखो एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो, जिसका देखो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, बूढ़ी, डोकरी, मांगे, थाली। ये आपको छोटी सी लाइन याद रखनी है कि जो बूढ़ी है, कोई डोकरी है, वो क्या मांग रही है? बूढ़ी, डोकरी, मांगे, थाली। मतलब एक बूढ़ी कोई डोकरी है, वो क्या मांग रही है? थाली मांग रही है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। तो देखो हम भाषा की बात करें, कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो एक तो बोडो जोड़ा गया था, बोडो भाषा, एक डोगरी, एक मांगे से मैथिली, मैथिली भाषा जोड़ी गई थी। और देखो बूढ़ी, डोगरी, मांगे, थाली। तो देखो हमने देख लिया कि बूढ़ी से बोडो जोड़ी गई थी, डोंगरी भाषा जोड़ी गई थी और मैथिली भाषा जोड़ी गई थी, और आपकी जोड़ी गई थी संथाली। थाली से क्या हो गया? संथाली। तो मुझे बताओ ये याद हो गई क्या कि बूढ़ी, डोगरी, मांगे, थाली, मतलब बोडो, डोंगरी, मैथिली और थाली से आपके संथाली, ये 4 भाषा जोड़ी गई थी। देखो 4 और 3 कितनी हो गई? 7 और ये 8, तो कितनी हो जाती है? 14 और 8 22। तो टोटल भाषाएं कितनी हो गई है? अब हम बात करें कि कौन सी कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल 22 भाषाएं हैं। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि इसमें राजस्थान शामिल नहीं है, और ये हमारा सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम राजस्थान के हैं और फिर भी राजस्थान भाषा है वो इसमें शामिल नहीं है। फिर देखो आगे बात करें, यहां तक की चीजें समझ में आ गई होगी आपको। फिर देखो नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है? तो देखो हाल ही में जो आईसीसी हम बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, देखो यहाँ लिखा हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो उसने क्या किया है कि ग्लोबल पार्टनरशिप कर ली है। किसके साथ? कोका कोला के साथ। अब आपको जानते हो कोका कोला, बताने की जरूरत नहीं है कि ये चीज क्या होती है, आपने बचपन में खूब पी होगी। तो कोका कोला के साथ इसने पार्टनरशिप कर ली है। और साथ ही देखो ये 2031 तक रहने वाला है। मतलब इसकी कब तक पार्टनरशिप रहेगी? मतलब 2031 तक जितने भी जो आईसीसी के मैच होने वाले हैं उसमें आपको ये दिखने वाला है, कोका कोला दिखने वाला है। देखो ये कंपनियां क्या करती है कि जैसे आईसीसी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर ली, अब क्या होगा, आईसीसी के जितने भी मैच होंगे उनमें इनका प्रचार होता रहेगा। हम बात करें, देखो आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, आईसीसी की बात करें, तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। मैं बात करूं कि इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय है दुबई, यूएई में इसका मुख्यालय है। लिख देता हूं, दुबई, यूएई में इसका क्या है? मुख्यालय है। और मैं बात करूं कि इसके हेड कौन है, तो आपको याद होगा ग्रेग जो बर्कले हैं वो क्या है? इसके हेड है। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे देखो क्या लिखा है, हाल ही में नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा
जारी भारत की रूफटॉप और सौर क्षमता में अग्रणी राज्य है। देखो हाल ही में क्या किया गया है, जो नवीनकरणीय मंत्रालय है, ऊर्जा मंत्रालय है, उसने क्या भारत की जो रूफटॉप कैपेसिटी है, रूफटॉप सौर क्षमता, रूफटॉप मतलब जो छत के ऊपर जो ऐसे देखो सोलर पैनल लगाए जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, रूफटॉप बोला जाता है। उसमें पूछा है कि उसमें से अग्रणी राज्य कौन है, ऐसा कौन सा राज्य है वो सबसे ज्यादा रूफटॉप में, सबसे ज्यादा किसने रूफटॉप लगाए, सौर जो पैनल है वो लगाए हैं। तो उसमें बात करें टॉप पर कौन आता है, तो सबसे टॉप पर आता है आपके गुजरात। गुजरात की मैं बात करूं तो गुजरात में 3.2 गीगावाट क्षमता है। कितनी है, 3.2 गीगावाट। ये क्या करता है, जो इसे रूफटॉप से क्या करता है, सोलर ऊर्जा है वो पैदा करता है। मैं बात करूं पूरे भारत की, तो भारत की मैं बात करूं कि सौर क्षमता कितनी है रूफटॉप की से, तो वो है आपके 10.4 गीगावाट। कितनी है, 10.4 गीगावाट। गीगावाट मतलब 10 की पावर 9। फिर देखो, फिर हम बात करूं कि राजस्थान की कितनी है, तो राजस्थान की है 1.1 गीगावाट। थोड़ा राजस्थान के अपन है तो राजस्थान का भी देख लेना, राजस्थान की कितनी है, तो 1.1 गीगावाट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे टॉप पर कौन है, तो गुजरात है, वो सबसे टॉप पर है। फिर देखो नेक्स्ट खबर है कि हाल ही में सर्वाधिक ब्लैक टाइगर मतलब मेलेनिक्स टाइगर, देखो ब्लैक टाइगर को बोला क्या जाता है, तो उनको बोला जाता है मेलेनिस्टक। मेले थोड़ा सा नाम ही टेढ़ा मेढ़ा है, क्या नाम है इसका, नाम है मेलेनिस्टिक। क्या नाम है, मेलेनिस्टिक टाइगर। तो देखो मेलेनिस्टिक, मेलेनामाइन आपने सुना होगा, जो अपने तिल वगैरह होते हैं शरीर पर, वो किसकी वजह से होता है, तो मेलेनामाइन की अधिकता के कारण होता है। और जैसे ही देखो ये जो टाइगर है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक जीनोम मतलब की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है कि जो इनकी त्वचा है वो काली काली मतलब काले कलर की दिखने लगती है। यहाँ पर आप देखो फोटो में देखोगे, देखो ये बहुत ज्यादा डार्क है यहाँ पर। इसका कारण क्या है कि मेलेनामाइन है वो त्वचा में बहुत ज्यादा होने के कारण ये चीजें होती है। अब क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज्यादा संख्या में कहां दर्ज किया गया है, तो ये हमसे पूछा गया है। तो हम देखो बात करें सबसे ज्यादा कहां है, तो वो है आपके सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि टाइगर रिजर्व जो कि कहां है, ओडिशा में है। कहां है ये, ओडिशा में है। तो ये याद रखना है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो सबसे ज्यादा जो ब्लैक टाइगर है वो कहां पर है, सिमलीपाल में है। कितने हैं, तो यहाँ पर 10 जो टाइगर है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। कितने टाइगर, 10 टाइगर यहाँ पर देखने को मिले हैं। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब शुरू किया गया था, तो 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। और टाइगर दिवस की बात करूं तो 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, हर साल टाइगर दिवस मनाया जाता है। तो ये दो चीजें भी आपको याद रहनी चाहिए कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब शुरू किया गया था, तो 1973 में। और मैं बात करूं कि टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपके 29 जुलाई को। साथ ही देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद होगा पहला टाइगर रिजर्व है ये, अब नाम क्या है इसका, तो अब नाम हो गया रामगंगा। पहले नाम क्या था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। फिर देखो ये आता है माधव टाइगर रिजर्व, वो कहां पर है, वो है आपके एमपी में। आपको याद होगा माधव, पन्ना, पेंच, कूनो, ये सारे कहां है, माधव में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ही, रणथंबोर अपने राजस्थान में है ही। फिर देखो यार आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, लिखा हुआ है यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले पहले राजनीतिक नेता कौन हो गए हैं, मतलब सबसे बड़े यूट्यूबर कौन है। तो देखो जो मोदी जी है वो सबसे बड़े यूट्यूबर बन गए हैं। कौन आ गया, राइट ऑप्शन क्या हो गया इसमें, नरेंद्र मोदी जी है वो सबसे बड़े यूट्यूबर है। यहाँ पर इनके 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और हम बात देखो यहाँ पर एक ये ऐड किया हुआ है, इसमें बात करें कि सबसे ज्यादा एक्स मतलब ट्विटर की बात की जा रही है। ट्विटर में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के हैं 9.4 करोड़। इंस्टाग्राम पर भी यही ज्यादा है और फेसबुक पर भी मोदी जी के ही ज्यादा है। दूसरा स्थान किसका आता है, अमित शाह का। अमित शाह के भी सबसे ज्यादा है। जिसमें बात करूं मैं एक्स पर, जो ट्विटर की बात की जा रही है, तो उसमें है 3.41 करोड़। और इंस्टाग्राम पर कितने हैं, 1.07 करोड़। और फेसबुक मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आंकड़ा कितने हैं क्या है, थोड़ा सा ये ध्यान देना। थोड़ा सा खबर में आया था कि यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर किसके हैं, तो मोदी जी के सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है। और किसी से भी पूछ लेना आपको कि एक्स पे कितने हैं, ट्विटर पे कितने हैं, फेसबुक में किसके सबसे ज्यादा है, कोई भी पूछे फॉलोवर्स कितने हैं, इंस्टा पर सबसे ज्यादा किसके हैं, मोदी जी के हैं। फिर देखो आगे बात करें अपन, अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है। महामारी तैयारी दिवस की हम बात करें तो ये मनाया जाता है 27 दिसंबर को। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो इंग्लिश में बोला जाता है इसको इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयरनेस डे। मतलब जो एपिडेमिक है उसके लिए तैयारी के लिए दिवस मनाया जाता है। कब से शुरू किया गया था, तो 2020 में। आपको पता ही है कोविड-19 था 2019-20 में, तो उस समय ये बनाया गया था कि हम क्या है, कोविड के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। वही हम बात करेंगे, अभी एक नया वेरिएंट आया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है JN1। तो ये भी आपको पता होगा, मैंने पिछली क्लास में इसके बारे में आपसे बात भी की थी कि JN1 है वो नया वेरिएंट है। और ये किसका सब वेरिएंट है, तो ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। और इसके लिए
जो टीका है उसके बनाने के लिए जो आपके सीरम इंस्टीट्यूट है जिसने कोविशील्ड बनाई थी, उसने ये कह दिया है कि इसके लिए टीका हम बना रहे हैं। साथ ही मैं बात करूं तो WHO ने इसको वेरिएंट इंटरेस्ट घोषित कर दिया था, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इसे घोषित कर दिया था। फिर देखो आगे बात करें, आगे देखो हाल ही में ज़ॉम्बी डियर डिजीज कहां दर्ज की गई थी। ज़ॉम्बी डियर डिजीज की बात करें तो ये आपके जो हिरण है उसमें होती है, इसमें क्या हो जाता है उनकी जो तंत्रिका तंत्र है उसमें समस्या आ जाती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर यहाँ पर लगा लेना, ये कहां पर यूएस में एक रोग सामने आया है। फिर देखो नेक्स्ट बात करें, लिखा हुआ है कि फेस्ट सॉफ्टवेयर का संबंध है, इंपॉर्टेंट है। फेस्ट सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ये किससे संबंधित है, तो ये लिखा हुआ है कि आरबीआई से संबंधित है, वीएसएससी से संबंधित है, एसबीआई से संबंधित है या इंडियन रेलवे से संबंधित है। तो देखो मैं बात करूं आपके फेस्ट सॉफ्टवेयर की तो इसका संबंध है आपके वीएसएससी। वीएसएससी क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अब देखो ये सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि 3D डिजाइन बनाता है। और ये आपको पता ही है कि जो विक्रम साराभाई है किसके अंतर्गत काम करता है, ये इसरो के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है। अब देखो विक्रम साराभाई क्या करते हैं, जो ये संस्था है उसमें क्या होता है कि डिजाइन तैयार होते हैं। मान लो आप देखोगे, आपने देखा होगा कि जो मान लो कोई रॉकेट है तो उसकी डिजाइन बनाई जाती है ना, तो वो जो डिजाइन है वो कैसे तैयार की जाती है, वो इस सॉफ्टवेयर में तैयार की जाती है। यहाँ पर देखो आपको एक फोटो लगा रखी है, मैं थोड़ी इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो ये देखो, यहाँ आप देखोगे कि ये 3D मॉडल तैयार हो रहे हैं। देखो ये यहाँ पे रॉकेट का जो आगे होता है वो देखो तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग जो उसके पार्ट्स है वो तैयार हो रहे हैं। मतलब क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि पहले तो सारी चीजें तैयार होगी कि ये चीज जैसे मान लो कि इसका ये नोजल है तो ये ऐसा दिखने वाला है, यहाँ पर ये सारी चीजें तैयार हो जाएगी। और फिर क्या करेगी, जो बाकी जो कंपनीज है जो इसको क्या करेगी, ऐसा बनाएगी। आपने देखा होगा हम घर पे क्या करते हैं, पहले नक्शा बनवाते हैं घर का, पहले हम 3D प्रिंट लेते हैं घर का, और फिर वैसा ही वैसा सेम घर हम बनवाते हैं। तो सेम वैसे ही कि जो मिसाइल सिस्टम है, जो रॉकेट वगैरह है, उनके लिए जो डिजाइन तैयार करता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वो है आपके फेस्ट सॉफ्टवेयर। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा हुआ है कि एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किस देश ने किया है। तो देखो हाल ही में पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का क्या किया है, सफल परीक्षण किया है। तो देखो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके इजराइल, यूएई, पाकिस्तान और ईरान। और मैंने बताया जैसे कि राइट ऑप्शन है इसमें पाकिस्तान, मतलब जो फतेह है वो किसका, आपके रॉकेट सिस्टम है तो वो है आपके पाकिस्तान का। तो देखो इससे पहले फतेह फर्स्ट था, इसकी बात करूं तो इसकी रेंज बात करें तो इसकी 400 किलोमीटर रेंज है। और जो फतेह फर्स्ट था, फतेह फर्स्ट, इसकी लगभग 250 किलोमीटर रेंज थी। और हाल ही में इसका सफल परीक्षण कर दिया गया है। और साथ ही मैं बात करूं कि भारत में कौन सा है, आपको पता होगा भारत में जो मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है वो कौन सा है, आपको याद है क्या, वो है आपके पिनाका। भारत में कौन सा है, पिनाका लॉन्चिंग सिस्टम है। सेम वैसे ही यहाँ पर यहाँ है। और अभी अपने एक समीर करके एक लॉन्चिंग सिस्टम है, उसका भी हमने सफल परीक्षण किया है, जिसमें क्या कर सकते हैं, एक ही उसमें मिसाइल तो वैसे 2 होती है लेकिन एक ही टारगेट से हम 4 जो ऑब्जेक्ट है उस पर क्या कर सकते हैं, हम टारगेट कर सकते हैं। मतलब एक बार मिसाइल जुड़ेगी और 4 जो टारगेट है उस पर क्या करेगी, हिट वो कर देगी। ऐसा मिसाइल सिस्टम भी हमने तैयार कर लिया है जिसका नाम क्या है, समीर नाम है। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में बात भी की थी। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा हाल ही में तीसरा मुख्य सचिव का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ है। तो देखो जो मुख्य सचिव है उनका राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ है, कहां पर, धर्मशाला में। और किसकी अध्यक्षता में, तो जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं इनकी अध्यक्षता में इसको आयोजन किया गया था। फिर देखो नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट है कि रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी प्रोग्राम के लिए किस आईआईटी संस्था के साथ समझौता किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए गर्व का विषय भी है कि हाल ही में क्या किया है कि जैसे आपने देखा होगा चैट जीपीटी के बारे में हमने सभी ने सुना है कि चैट जीपीटी बहुत एडवांस एआई सिस्टम है, एक प्रकार का क्या है, चैट बोट है। चैट बोट का मतलब क्या होता है कि अपन जैसे चैटिंग करते हैं वैसे एक चैट बोट है, अपन क्या कर सकते हैं, उनसे किसी प्रकार की चैटिंग कर सकते हैं। आपने जीपीटी चलाया होगा, चैट जीपीटी यदि आपने यूज किया होगा तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं कि मान लो
कि हमने कुछ भी उसको कमांड दी और किसी बारे में पूछा तो वो क्या करता है, तुरंत आपको जवाब देता है। हम बोलते हैं कि मान लो कि 5 क्वेश्चन बनाए करंट के, मान लो अपन लिख दे प्लीज राइट 5 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स, डेट लिख दे, तो सेम वो क्या करेगा, वो तुरंत 5 क्वेश्चन बना देगा। अब वो चीजें अपने यहाँ पर इतनी अप्लाई नहीं होती है क्योंकि सारी चीजें अलग अलग होती है, इतना अभी वो स्ट्रांग भी नहीं है ह्यूमन जितना, इतनी चीजें नहीं आती है, लेकिन हाँ वो क्या करता है, ट्राई अपनी तरफ से कर लेता है। तो उसमें क्या होता है, चैट बोट है, जैसे अपन ने कुछ चैटिंग किया, हेलो हाय कैसे हो, तो वापस उसका रिप्लाई आएगा, वैसे उसको बोला जाता है चैट बोट, मतलब जहां पर अपन चैटिंग करते हैं और चैटिंग से अपन क्या करते हैं, कोई क्वेरी डालते हैं, उसका अपने को आंसर मिलता है, उसे बोला जाता है चैट बोट। तो देखो जो चैट जीपीटी था, चैट जीपीटी ये भी क्या था, एक चैटबॉट है, सेम वैसे ही अब भारत जीपीटी भी आने वाला है। और इसके साथ बात करूं तो इसके साथ समझौता हुआ है, तो आईआईटी बॉम्बे के साथ ये समझौता हुआ है। और ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, चैट जीपीटी की बात करूं तो ओपन एआई कंपनी है, उसमें ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो सैम अल्टमॉन है, उनके द्वारा ये तैयार किया गया था। अब भारत के लिए जो भारत जियो है वो क्या कर रही है, भारत जीपीटी तैयार कर रही है, इसके लिए इसने समझौता किया है आईआईटी मुंबई के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट खबर भी है और हमारे लिए अच्छी खबर भी है कि भारत भी ऐसी चीजें करने जा रहा है, भारत भी अपना जो जीपीटी सिस्टम है, जो चैटबॉट है, वो तैयार करने जा रहा है। फिर देखो आगे बात करें, आगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना 139वां स्थापना दिवस कब मनाया है। तो देखो हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसने हाल ही में 28 दिसंबर को क्या मनाया है, अपना स्थापना दिवस मनाया है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो वैसे ही बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 18 दिसंबर 1885 को। याद है क्या, कब हुई थी, 18 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी। फिर देखो हाल ही में मैं बात करूं कि अभी ये कहां पर मनाया गया है, तो ये मनाया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। कहां पर, नागपुर महाराष्ट्र में ये मनाया गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कहां मनाया गया है, तो नागपुर महाराष्ट्र में मनाया गया है। स्थापना कब हुई थी, आपको पता ही है कांग्रेस की, 28 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी और ये अभी मनाया जा रहा है। और इसकी बात करें थीम क्या है, तो इसकी थीम है तैयार हम, है तैयार हम। ये क्या है, इसकी थीम है, तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। थीम क्या है कि है तैयार हम, तो ये भी याद रखना है। फिर हम बात करें कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, आपको याद होगा एओ ह्यूम ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। और उस समय वाइसराय कौन थे, तो डफरिन थे, वो कौन वाइसराय थे, क्योंकि आपको याद होगा इसके लिए कहा जाता है कि जो कांग्रेस है वो क्या है, डफरिन के दिमाग की उपज है, ये आपने कथन सुना होगा। तो आपको ये भी याद रखना है चीजें, वैसे तो हिस्ट्री की है कि किसने स्थापना की थी, तो एओ ह्यूम ने स्थापना की थी। वाइसराय कौन था, तो जो डफरिन है वो वाइसराय थे। और इसका नेशनल कांग्रेस की बात करूं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम इसने किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने इसका ये नामकरण किया था। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा है हाल ही में किस राज्य में तबला दिवस मनाया गया है। तो देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर का दिन तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मोहन यादव, देखो हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने हैं आपके, तो उन्होंने बताया है मोहन यादव जी ने कि मध्य प्रदेश में क्या होगा कि 25 दिसंबर को हमेशा हर साल क्या मनाया जाएगा, तबला दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, तो 25 दिसंबर को। कहां पर, तो मध्य प्रदेश में। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर लगभग 1500 तबला वादक हैं जो तबला बजाते हैं, वो एक साथ उन्होंने तबला बजाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया। और उस समय जो मोहन यादव है, मुख्यमंत्री है, नवनिर्वाचित जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने क्या कहा कि हर साल 25 दिसंबर को, तो डेट भी याद रखना, हो सकता है ये पूछ ले कब, तो 25 दिसंबर को हर साल क्या मनाया जाएगा, तबला दिवस मनाया जाएगा। और आपको पता होगा कि यहाँ पे तानसेन दिवस भी मनाया जाता है। तानसेन जो समारोह है उसका भी आयोजन किया जाता है, कहां पर, तो ग्वालियर में। तो ये चीज भी आपको याद रहनी चाहिए। फिर देखो आगे बात करें, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधान लागू होने के बाद राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी हो गई है। तो देखो हाल ही में तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम और एक और अधिनियम आया था, इसका नाम है जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023। ये दो अधिनियम के लागू होने के बाद पूछा गया है कि टोटल सीटें हैं वो कितनी हो जाएगी, विधानसभा की बात
की जा रही है। तो देखो इसमें मैं बात करूं कि कुछ सीटें हैं उसको क्या कर दिया गया है, आरक्षित कर दिया गया है। जिसमें मैं बात करूं कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उनके लिए 2 सीटें हैं उनको आरक्षित कर दिया गया है। कि जो कश्मीरी पंडित होंगे उनके लिए कितनी सीटें, कितने सीटें, तो 2 सीटें हैं उनको आरक्षित कर दिया गया है। और पीओके की बात करूं तो पीओके के लिए 1 सीट है वो आरक्षित कर दी गई है। वही मैं बात करूं कि जो अनुसूचित जनजाति है, यहां लिख देता हूं नेक्स्ट में, कि अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित कर दी गई है, तो उनके लिए टोटल जो 9 सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई है। और मैं बात करूं कि जो अनुसूचित जाति है उनके लिए 7 सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है जब आपसे पूछे कि पंडित, जो कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित कर दी गई है, तो उनके लिए 2 सीटें। वही मैं बात करूं पीओके के लिए, तो पीओके के लिए 1 सीट। और हम बात करें कि जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित कर दी गई है। और अनुसूचित जाति की मैं बात करूं तो उनके लिए 60 सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई है। कुल सीटें कितनी हो गई है, तो कुल सीटें बनकर कितनी हो गई है अब 114। तो 114 है, ये आपको याद रखना है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है। तो देखो हाल ही में जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है उसकी नई प्रमुख बन गई है और हमें बताना है कि जो प्रमुख है वो कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है परी बिश्नोई, रोशन जैकब, नीना सिंह और दुर्गा शक्ति नागपाल। और देखो ये हैं, फोटो से आप पहचानते हो क्या कौन है, ये है नीना सिंह। और आपको राजस्थान वालों को तो याद ही होगा ये राजस्थान की पहली डीजीपी भी रही हुई है। तो ये भी चीजें आपको याद रहना चाहिए कि ये कौन है, कि भारत में जो पुलिस है उसकी पहली डीजीपी भी थी, जिनका नाम क्या है, नीना सिंह। अब देखो इन्हें क्या बना दिया गया है, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उनका इसे प्रमुख बना दिया गया है। हम बात करें देखो सीआईएसएफ की, तो ये क्या करता है, जो केंद्रीय सुरक्षा बल है ये क्या करता है कि जो मान लो कि जो मेट्रो है, एयरपोर्ट्स हैं, उनकी सारी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास रहती है, तो ये रहती है सीआईएसएफ के पास। ये चीजें आपको याद रखनी है। जैसे दिल्ली मेट्रो है उसकी सुरक्षा का इंतजाम यही करती है। और संसद है, संसद में जो धमाका हुआ था उसके बाद में संसद की जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी भी किसके पास है, ये भी जिम्मेदारी है आपके सीआईएसएफ के पास है। और ये क्या रहे हैं, राजस्थान की डीजी रही थी, राजस्थान की पहली डीजी रही थी। तो ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान की पहली महिला डीजी कौन थी, तो वो थी आपकी नीना जैकब। अब कौन बन गए हैं, तो सीआईएसएफ के प्रमुख बना दिया गया है। सीआईएसएफ की बात करूं तो सीआईएसएफ का जो ध्येय वाक्य है वो भी आपको याद रखना है कि जो सीआईएसएफ है उसका ध्येय वाक्य क्या है, संरक्षण एवं सुरक्षा। क्या है, संरक्षण एवं सुरक्षा। ये क्या है, आपके सीआईएसएफ का ध्येय वाक्य है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। सीआईएसएफ का गठन कब किया गया था, तो 1969 में इसका गठन किया गया। तो ये सारी चीजें भी आपको याद होना चाहिए। कौन बनाया गया है, तो नीना सिंह। फिर देखो आगे बात करें, लिखा हुआ हाल ही में नाडा ने कुश्ती की खिलाड़ी पूजा डांगा को कितने साल के लिए, डांगा नाम है सॉरी, पूजा डांगा को कितने साल के लिए निलंबित कर दिया है। तो देखो हाल ही में जो नाडा है, नाडा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। क्या नाम है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जो क्या करती है, जो डोपिंग मतलब जैसे कोई नशा वगैरह कर रहा है खेलते टाइम, या किसी प्रकार के कोई ड्रग्स ले रहा है कि जिससे वो मतलब खेलने में उसकी फुर्ती रहे, या अलग अलग चीजें रहती है हर मतलब गेम के हिसाब से, तो उसके लिए नाडा क्या करती है, उसको प्रतिबंधित कर देती है खिलाड़ी को। तो हाल ही में जो पूजा डांडा है उनको क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया है। कितने टाइम के लिए, तो 1 साल के लिए इन्हें प्रतिबंधित कर दिया है। मैं बात करूं नाडा की, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। 2005 में कब स्थापना करी गई थी, तो 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं तो सुनील शेट्टी है, वो क्या है, इसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। सेम वही मैं बात करूं कि वाडा, जैसे देखो नाडा का मतलब क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग, वैसे ही वाडा का मतलब क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1999 में, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपके मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो ये चीज भी आपको याद रहनी चाहिए। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा हुआ है कि
राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में क्या किया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। इसमें हम बात करें कि कौन है, तो लिखा हुआ ऑप्शन ए में मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव, अरुण बंसाली, शील नागू या जेबीआर सारंगी। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें राइट ऑप्शन होगा आपके मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ये क्या होने वाले हैं? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव है वो क्या होंगे? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। साथ ही मैं बात करूं कि अरुण बंसाली है, ये इलाहाबाद जो न्यायालय है, इलाहाबाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। साथ ही मैं बात करूं जो शील नागू है, वो जो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शील नागू, ये पंजाब हरियाणा जो न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। जेबीआर सारंगी की बात करूं तो ये झारखंड के जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। किसके? मैं लिख देता हूं, झारखंड के, और शील नागू हरियाणा पंजाब के। फिर देखो कौन बच गया, और यहाँ पे विजय बंसल है, तो ये कहाँ के होंगे? तो ये होंगे आपके ग्वालियर के। तो ये भी आपको याद रखना है, सॉरी गुवाहाटी के, कहाँ के? गुवाहाटी के होने वाले हैं। तो ये चीजें याद हो गई होगी। मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव कहाँ के होंगे? तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। अरुण बंसाली है वो इलाहाबाद जो न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश होंगे। वही बात करें शील नागू, तो ये हरियाणा पंजाब के मुख्य न्यायाधीश होंगे। जेबीआर सारंगी की बात करूं तो ये झारखंड के मुख्य न्यायाधीश होंगे। और जस्टिस विजय बिश्नोई की बात करूं तो ये गुवाहाटी असम के क्या होने वाले हैं? मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लेना है। फिर देखो आगे बात करूं, आगे बात करें कि उल्फा का संबंध किस राज्य से है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उल्फा है क्या। तो देखो आपको ये फोटो दिख रही होगी, थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको चीजें दिखे। देखो यहां पर देखोगे आप, उल्फा की फुल फॉर्म लिखी है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। मतलब क्या है? लिखा हुआ है कि यूनाइटेड लिबरेशन ऑफ असम उल्फा के साथ समझौता। हाल ही में देखो 29 दिसंबर 2023 को क्या हुआ है? असम प्लस केंद्र सरकार और आपकी जो उल्फा है उसके साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। किस बारे में समझौता हुआ? उल्फा है वो क्या है कि एक ऐसा संगठन है जो क्या चाहता है कि जो मतलब असम है वो क्या रहे? स्वतंत्र रहे, उसे किसी प्रकार का हम मतलब एक अलग राज्य रहे स्वतंत्र, उसके लिए प्रयास करता है उल्फा। अब देखो हाल ही में क्या हुआ है, अमित शाह और जो हेमंत बिस्व शर्मा है जो आपके असम के सीएम हैं, और इसमें जो आपकी बात करूं जो उल्फा है, उल्फा की बात करूं तो अभी अध्यक्ष है आपके जिनका नाम है अरविंद। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया है? एक त्रिपक्षीय समझौता कर लिया है। त्रिपक्षीय समझौता मतलब ये जो उल्फा है वो अब नहीं प्रयास नहीं करेगा कि जो असम है उसको अलग स्टेटहुड का दर्जा मिले, मतलब अलग एक देश बने, इसके लिए प्रयास करता रहा है। उल्फा की बात करूं तो इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। कब? 1979 में इसकी स्थापना की गई थी, और 1990 में इसको प्रतिबंध कर दिया गया था। 1990 में इसको प्रतिबंध कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये चीजें याद रखनी है कि असम और केंद्र सरकार और उल्फा इन तीनों के बीच में एक क्या हुआ है? त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। उल्फा की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये इसके साथ हाल में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। उल्फा की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? तो 1979 में इसका गठन हुआ था, 1990 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये क्या करती है? ये कहती है कि असम है उसको अलग देश बनाना चाहिए, इसके लिए प्रयास करती रहती है। और अभी क्या है, हेमंत बिस्व शर्मा और अपने होम मिनिस्टर अमित शाह और जो यहाँ इनके जो उल्फा के जो अध्यक्ष है अरविंद जी, इन्होंने तीनों ने मिलकर क्या किया है? एक त्रिपक्षीय वार्ता समझौता कर लिया है। फिर देखो आगे बात करें, आगे देखो लिखा हुआ है कि विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो देखो हाल ही में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें आपको पता है कोनेरू हम्पी, देखो ये रहो, सब आप जानते ही हो, चेस की खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया। और इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने यहाँ पर रजत पदक है वो जीत लिया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा पदक? रजत पदक इन्होंने जीत लिया है। अब बात ये आती है कि स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो देखो जो मार्गनस कार्लसन है, इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीत लिया है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया है। तो ये आपको याद रखना है, स्वर्ण पदक किसने जीता और रजत पदक जीता है अपने कोनेरू हम्पी ने। ये इसका आयोजन कहां हुआ था? तो इसका आयोजन किया जा रहा था समरकंद में, उज्बेकिस्तान में समरकंद है, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा था। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ हाल ही में केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग
मरसद आलम ग्रुप पर बैन लगा दिया है, इसका संबंध है। अब देखो मरसद आलम ग्रुप है, इसका संबंध कहां से है, तो देखो यहां पर लिखा हुआ है, ट्वीट करके जानकारी दी थी अमित शाह जी ने। क्या लिखा हुआ है, द मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मरसद आलम ग्रुप्स, इसको देखो लिखा हुआ है MJLK-MA इज डिक्लेयर एज ए अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर यूएपीए, मतलब यूएपीए के अंडर इसको क्या घोषित कर दिया है, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका संबंध कहां से है, तो इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। तो ये चीज भी आपको पता रहनी चाहिए। फिर देखो यहां तक अपने जो आज की जो सारी जो क्लास है, जिसमें हमने पूरे 31 दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर है वो कंप्लीट हमने पढ़ लिए हैं। आई होप ये जो वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं न्यू वर्ष की। आपको जो आगामी वर्ष है 2024 वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आए। धन्यवाद।